हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेट रिलेशन मैप चैप्टर में से रिलेशन डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। मान लें ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो अ रिलेशन डिफिनीशन आप समझ लें। अ रिलेशन R from A to B is a subset of A क्रॉस B। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a subset R of A क्रॉस B is called a relation from A to B। A क्रॉस B का कोई भी सबसेट R A से B पर एक रिलेशन है। अब मान लें ये A है, ये B है, A से B पर कोई रिलेशन ये R है, और इसमें आपके A1 A2 डॉट डॉट AM कुल M एलिमेंट हैं, इसमें B1 B2 डॉट डॉट BN एलिमेंट हैं। तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स की संख्या होगी, हम यहाँ पर N A क्रॉस B लिख रहे हैं। बाई NA वी मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। तो N A क्रॉस B में N A क्रॉस B का मतलब A क्रॉस B में एलिमेंट्स की संख्या, ये हो जाएगी आपकी MN। ऐसे में कितने रिलेशन A से B पर हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, और ये बराबर होता है, हमें मालूम है, 2 टू द पावर mn। अगर कोई सेट A है जिसमें n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n होते हैं। तो A क्रॉस B में चूँकि mn एलिमेंट हो जाएंगे, अगर A में m एलिमेंट है और B में n है तो A क्रॉस B में mn एलिमेंट हो जाएंगे। तो A क्रॉस B के सबसेट्स की संख्या 2 टू द पावर mn होगी, और इसलिए A से B पर रिलेशंस की संख्या जो है वो 2 टू द पावर mn हो जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए ये R जो है A क्रॉस B का कोई सबसेट है, तो मान लीजिए अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स कम कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट्स A B C हैं, और हमें सिर्फ एग्जांपल ही देना है। यहाँ पर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, और ये कोई सबसेट है अगर R, तो सबसेट A क्रॉस B में A1 होगा, A2 होगा, B1 होगा, B2 होगा, C1 होगा, C3 C2 होगा, ये A क्रॉस B के एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इनका जब सबसेट लेंगे, कोई सबसेट ले सकते हैं, मान लीजिए हमने A1 लिया और B2 लिया, C1 लिया, ये मान लीजिए कोई सबसेट है, तो ये एक रिलेशन है। अब यहाँ पर A1 से रिलेटेड है, इसको डायग्राम में हम इस तरीके से वेन डायग्राम में दिखा सकते हैं। B2 से रिलेटेड है, और C हमारा अगेन 1 से रिलेटेड है। अब आता है इन्वर्स रिलेशन। तो लेट इस डिफिनेशन लिख लेते हैं। लेट R बी अ रिलेशन, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन, लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम A to B, then inverse relation denoted by R inverse is from B to A and is defined by R inverse is equal to B comma A such that A B belongs to R।
और यहाँ पर A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। इस तरीके से यहाँ पर जो रिलेशन R है इसका अगर हम R इन्वर्स निकालें तो ये आ जाएगा आपका 1A। 1A इसलिए आएगा क्योंकि A1 R में है। A1 अगर R में है तो 1A R इन्वर्स में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2B और ये 1C। इस तरीके से ये R इन्वर्स निकला। अब कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में अगर आपका R1 A से B पर कोई रिलेशन है, अगर आपका R1 कोई A से B पर रिलेशन है, ये R1 है, और B से C पर कोई रिलेशन है, B C दूसरा कोई एलिमेंट है, सेट है, यहाँ रिलेशन अगर है R2, तो सीधे A से C पर जो रिलेशन होगा उसको हम R2O R1 से डिनोट करेंगे, और उसकी डिफिनीशन होगी यहाँ X Y Z W कुछ भी लिख दीजिए। उसकी डिफिनीशन ये होगी, इसको लिखते हैं R2O R1, ये बराबर हो गया, यहाँ पर आएगा ये होगा A, और यहाँ पर लिख देते हैं हम ये 1 2 3 है, इसको हम कोई दूसरा सिंबल दे सकते हैं। ABC 1 2 और चलिए XYZ ही रहने दीजिए, XYZW कुछ भी है। A और यहाँ पर सिंबल हम लेने के लिए चलो P लिख देते हैं। AP R2O R1 is equal to AP such that there exists some element L belongs to B, कुछ भी लिख दीजिए, some elements L belongs to B such that AL belongs to R1 and LP belongs to R2। इसकी डिफिनेशन R2 और R1 की ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे AP आएंगे इसमें जहाँ आपका ये A जो है वो A का एलिमेंट होगा और P जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं A बिलोंग्स टू A और ये P बिलोंग्स टू C होगा। R2O R1 चूँकि A से C पर रिलेशन होगा तो पहला जो यहाँ पर मेंबर है वो कैपिटल A का होगा और दूसरा मेंबर कैपिटल C का होगा। A P से तभी रिलेटेड होगा जब एक एलिमेंट L मिल जाए B का कि A L से रिलेटेड है और फिर वही L P से रिलेटेड है R2 के थ्रू, तब हम यहाँ पर ऐसे जितने भी AP मिलेंगे वो सब R2O R1 में आ जाएंगे। ये सब बहुत बेसिक्स हैं, इस पर ज़्यादा समय इसलिए बर्बाद नहीं करेंगे। कंपोजिशन हमने आपको रिलेशन बता दिया है। अब रिजल्ट ये है, किसी तरीके से 3 रिलेशन हैं, तो यहाँ पर हमने आपको बताया, रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख देते हैं। R2O R1 पहला रिजल्ट है, इनवर्स इज इक्वल टू R1 इनवर्स O R2 इनवर्स, या आप वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर 3 रिलेशन हैं तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस इज एसोसिएटिव, तो ये आपका R3O R2 O R1 ये बराबर हो जाएगा R3O R2 O R1। कोई 3 रिलेशन है अगर R1 R2 R3, तो ये कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस इज एसोसिएटिव। ज़्यादा इंटरेस्टेड हम हैं रिलेशन A से B पर नहीं बल्कि A से A पर ही, तब इसको मिटाते हैं, ज़्यादा काम का वही है।
अब यहाँ पर बी के स्थान पर भी अगर हम ए ही ले लेते हैं तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए itself is called a relation on A। अब वो रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। आपका डोमेन भी आपका ए है और कोडोमेन भी ए ही है। अब यहाँ पर कितने टाइप के रिलेशन हैं, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहीं से अब रिलेशन का महत्व यहीं से बढ़ जाता है। तो लिखें अ रिलेशन, लेट ए बी ए सेट, अ रिलेशन R on A is number 1 reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to R। इसको हम लिख दे रहे हैं, बाद में हम स्पष्ट करेंगे। दूसरा सिमेट्रिक if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R। A B are the members of A। और तीसरा है ट्रांजिटिव if A B belongs to R and B C belongs to R, if A B belongs to R, B C belongs to R implies A C belongs to R, और ये A B C are the members of A। R is called an equivalence relation। R is called an equivalence relation if R is all the three, that is if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर R तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कहेंगे कि R जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर से एक ध्यान दें, प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ए आर में होना चाहिए। उसके बाद ए किसी और से भी रिलेटेड है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रत्येक ए आर में है तो वो रिफ्लेक्सिव है। जब भी ए कामा बी आर में है, ए बी से रिलेटेड है, तो बी को भी ए से होना पड़ेगा, तब वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और ए बी अगर आर में है, बी सी अगर आर में है, तो सीधे ए सी भी आर में अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन ये प्रत्येक ए बी सी के लिए है। जब भी ए बी आर में होगा, बी सी भी आर में होगा, ए सी को आर में होना ही पड़ेगा, तभी वो ट्रांजिटिव में होगा। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इसको यहीं मिटा देते हैं, इसको पड़ा रहने दीजिए। और यहाँ पर हम सेट ए ले लेते हैं। ये हमारा ए है और ये सेट है यहाँ पर, इसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हमने लिया है। इसका कोई सबसेट ले लेते हैं। ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अगर केवल इतना ही लेते हैं, ये R1 कह दीजिए, ये R2 कह दीजिए, ये एक सबसेट है एक राशि का, ये दूसरा सबसेट हम ले रहे हैं। ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसको हमको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। फोर 4 है,
5 5 है, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, उसके बाद 2 3 है, 3 2 है, 4 5 है और 5 4 है। मान लीजिए ये है एक एग्जाम्पल। चलिए इसी से हम समझा देंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो प्रत्येक यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, तो 1 1 इसमें 2 2 3 3 4 4 5 5 सब है। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखें हमने कहा था सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी आर में है तो बी ए को भी होना पड़ेगा। ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना पड़ेगा, तब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि आप देखें 1 1 अगर है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है, 4 4 है तो 4 4 है, 5 5 है तो 5 5 है। तीसरे में अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी को भी आर में होना पड़ेगा। अगर एक भी ए बी ऐसा मिल गया कि ए बी तो आर में है, बी सी भी आर में है लेकिन ए सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें आपको ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं, 3 एलिमेंट ए बी सी कि ए बी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी आर में नहीं है, इसमें अब मिलेगा ही नहीं। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो पहला हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, एंड हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरे में आप देखें तो यहाँ पर फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब है, इसलिए बाकी कुछ हो या ना हो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। अब देख लें 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 भी है, 3 3 है तो अगेन 3 3, 4 4 तो 4 4, 5 5 तो 5 5, 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 4 5 है तो 5 4 भी है, इसलिए सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए जब भी आप देखेंगे कि ए बी भी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी आर में आपको मिलेगा। आप कहीं भी आपको ऐसे दो मिल जाए कि ए बी आर में है, बी सी आर में है लेकिन ए सी ना हो, एक भी एग्जाम्पल मिल जाएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पर 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, 1 2 है, 2 3 है तो फिर 1 3 है, यहाँ से 1 2, यहाँ से 2 3, तो तीसरा 1 2 2 3 तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 आपके पास है। तो ऐसा केस आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ट्रांजिटिव है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। इस तरीके से ये भी आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस क्लास देख लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास देख लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, लेट ए बी अ सेट। अभी इन्हीं का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, इसलिए एग्जाम्पल पढ़ा रहने दीजिए। लेट ए बी अ सेट and R be a relation on A. इक्विवेलेंस रिलेशन, R be an इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तो इक्विवेलेंस क्लास की बात ही नहीं करेंगे। लेट R be an इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A। ए कोई सेट है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। अब लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डिनोटेड बाई, इसको आप ए बार से भी लिखते हैं, ए बार, और आर ए से लिखते हैं, और छोटे ब्रैकेट के अंदर ए लिख देते हैं। तीनों नोटेशन चलते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे फिलहाल यहाँ पर। इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज आर ए इज इक्वल टू एक्स ए, एक्स सच दैट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स ए बिलोंग्स टू आर।
ध्यान दें, अगर एक्स ए से रिलेटेड है तो हम उसको एक्स ए बिलोंग्स टू आर लिखते हैं, एक्स ए बिलोंग्स टू आर लिखते हैं, या एक्स आर ए ऐसा भी लिखते हैं। फिलहाल हम यही नोटेशन यहाँ पर लिख रहे हैं। एक्स अगर ए से रिलेटेड है आर के थ्रू तो हम एक्स ए बिलोंग्स टू आर लिख रहे हैं। नहीं रिलेटेड है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे, यहाँ पर आर को काट देंगे अगर नहीं रिलेटेड है तो यहाँ पर ए के वो सारे एलिमेंट ले लेंगे जो ए से रिलेटेड हैं, और वो किसके क्लास हो जाएंगे, आर के इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर एक्स आर ए में है तो इसका मतलब एक्स ए से रिलेटेड है, और चूंकि आर सिमेट्रिक भी है तो ए भी एक्स से रिलेटेड हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का निकालते हैं, 1 का तो छोड़ दीजिए क्योंकि 1 में इक्विवेलेंस क्लास 1 का 1 ही आएगा, प्रत्येक सिंगल एलिमेंट आएंगे क्योंकि 1 से ही रिलेटेड है, 1 और किसी से रिलेटेड नहीं है। तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 1 ही आएगा, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में 2 ही आएगा, 3 के इक्विवेलेंस क्लास में 3 ही आएगा, 4 में के 4 और 5 के 5। तो 1 का छोड़ देते हैं, इसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 बार या R1, R यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं छोटा सा, क्योंकि R1 आपका रिलेशन भी था उसी सिंबल से। यहाँ पर एलिमेंट हमारा 1 है तो ऐसा लिख दे रहे हैं हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें तो 1 किससे कौन कौन एलिमेंट रिलेटेड है, 1 से 1 खुद रिलेटेड है, 1 से 3 भी रिलेटेड है, आप देखें 2 भी रिलेटेड है और 3 भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों आ जाएंगे। इसी तरीके से 2 के इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा आप देखें, तो 2 के इक्विवेलेंस क्लास में 2 से 2 भी रिलेटेड है, 2 से 3 भी रिलेटेड है, आप देखें यहाँ 2 से 3 भी रिलेटेड है, और 2 से 1 तो रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर फिर से 1 2 3 आ जाएगा। और 3 के इक्विवेलेंस क्लास इस तरीके से देखें तो 3 के इक्विवेलेंस क्लास में 3 से 1 भी रिलेटेड है, और 3 से 2 भी रिलेटेड है, और 3 से 3 भी रिलेटेड है। तो 1 2 3 अगेन आ जाएगा। 4 के इक्विवेलेंस क्लास में अगर आप देखें तो 4 के इक्विवेलेंस क्लास में आप देखें तो 4 से 5 रिलेटेड है, और 4 से 4 खुद रिलेटेड है, तो ये 4 5 आ जाएगा। और 5 के इक्विवेलेंस क्लास में इसी तरीके से 4 और 5 ही आएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 2 का इक्विवेलेंस क्लास और 3 का इक्विवेलेंस क्लास बराबर है, और 4 का और 5 के इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि 2 इक्विवेलेंस क्लास, 2 एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास या तो बराबर होंगे या तो बिल्कुल अलग होंगे। इसको हम प्रूव कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा रिजल्ट यही होगा। और यहाँ पर यह भी देख लें कि प्रत्येक इक्विवेलेंस क्लास जो है उस सेट का ही सबसेट है। यहाँ पर सेट ए जो है 1 2 3 4 5 है, प्रत्येक इक्विवेलेंस क्लास जो है, प्रत्येक एलिमेंट के जो क्लास हैं उस सेट के ही सबसेट हैं। और ये सारे सबसेट्स अगर जो डिफरेंट सबसेट्स हैं उनको हम लें तो उनका यूनियन जो है डिफरेंट सबसेट्स का, ये तो इंटायरली डिफरेंट है या तो फिर इक्वल हैं। तो जो इंटायरली डिफरेंट्स हैं ऐसे क्लासेस हम इकट्ठा कर लें और उनको अगर मिला दें तो पूरा एक कवर हो जाता है। इसका मतलब ये जो क्लास हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ये एक का एक पार्टीशन भी हैं। फिलहाल हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे कि 2 इक्विवेलेंस क्लास जो हैं, 2 एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास या तो बिल्कुल अलग होंगे या फिर पूरी तरीके से बराबर ही होंगे। इसको प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर मान लें रिजल्ट के रूप में या थ्योरम के रूप में इसको लिख लें। लेट RA and RB be equivalence classes of A and B respectively। ये हम छोड़ दिए हैं लिखना, अंडरस्टूड है कि R is a let A be a set and R is a relation on A, R is an equivalence relation on A, and let RA and RB be equivalence classes of A and B respectively। Then RA is equal to RB or RA intersection RB is equal to phi। दो ही बात होगी, या तो दोनों के इक्विवेलेंस क्लास एक ही है या फिर दोनों के इक्विवेलेंस क्लास में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल अलग है। प्रूफ इसका देख लेते हैं, बड़ा सिंपल प्रूफ है। दो ही बात होगी, RA इंटरसेक्शन RB
इज इक्वल टू फाई और आर ए इंटरसेक्शन आर बी इज़ नॉट फाई। अगर ये इंटरसेक्शन फाई है होगा या फाई नहीं होगा, दो ही बात हो सकती है। तो अगर ये फाई है तो नथिंग टू प्रूव, हम तो कह ही रहे हैं कि या तो फाई होगा या ये दोनों बराबर होंगे। अगर फाई है तो कुछ नहीं प्रूव करना है, अगर फाई नहीं है तो हम प्रूव कर देंगे कि आर ए और आर बी बराबर होंगे। तो लेट आर ए इंटरसेक्शन आर बी इज नॉट इक्वल टू फाई, देन देयर exists C belongs to A such that C belongs to R A and C belongs to R B। इसका मतलब ये होगा कि C A belongs to R, यानी कि C A से रिलेटेड होगा, बाई सिमेट्री A भी C से रिलेटेड हो जाएगा, एंड C B से रिलेटेड होगा और बाई सिमेट्री B C से रिलेटेड हो जाएगा। अब हमको आर ए और आर बी बराबर दिखाना है, तो इसके लिए है हम आर ए का कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर ए, इम्प्लाइज एक्स ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से हमने देखा कि एक्स ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ से हमने देखा कि ए सी या आर में है, ए सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे लिखें नाउ एक्स ए बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स सी बिलोंग्स टू आर। एक्स सी आर में चला गया और यहाँ से सी बी भी आर में है, तो फिर से देखें एक्स सी बिलोंग्स टू आर, सी बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स बी बिलोंग्स टू आर। हमने देखा कि एक्स अगर आर ए में था तो एक्स ए से रिलेटेड था, फिर हमने शो कर दिया कि एक्स बी से भी, अगर एक्स ए से रिलेटेड है तो एक्स बी से भी रिलेटेड है। इसका मतलब ये एक्स हमारा इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर बी, इसका मतलब एक्स जो है वो आर बी में है, और इस तरीके से ये आर ए जो है वो आर बी का सबसेट हो जाएगा। हेंस आर ए इज सबसेट ऑफ आर बी। Similarly, we can show that RB is subset of RA। यहाँ पर हम लिख सकते हैं similarly we can show that RB is also a subset of RA और hence RA is equal to RB। इस तरीके से हमने देखा कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बिल्कुल अलग थे और अलग नहीं हुए तो फिर वो बराबर हो गए, और हमने आपको बताया कि जब दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बराबर हैं या बिल्कुल अलग हैं और प्रत्येक इक्विवेलेंस क्लास सेट का ही सबसेट है और सेट के प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी क्लास में है, क्योंकि सब हर एलिमेंट का हम क्लास निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं वो ए का पार्टीशन देते हैं या ए का पार्टीशन होंगे। तो जितने पार्टीशन होंगे उतने इक्विवेलेंस क्लास होंगे, जितने इक्विवेलेंस क्लास होंगे उतने पार्टीशन होंगे, या जितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, ऐसा कह लीजिए, जितने इक्विवेलेंस रिलेशन ए से ए पर डिफाइन किए जा सकते हैं उतने पार्टीशन होंगे, और जितने पार्टीशन होंगे उतने इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम काउंट करेंगे कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, कितने सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं, अभी बस इतना ही, ये हम आगे निकालेंगे, उसका लिंक हम आपको दे देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।